एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जो कि कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग का हमारा सेकेंड लेक्चर। तो इस लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ तक छोड़ा था प्रॉपर थॉट प्रोसेस, उसके आगे से बात करेंगे। ओके और एक्चुअली इस लेक्चर अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो देखो क्या है कि हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट किया था प्रॉपर थॉट प्रोसेस क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्टेप है। देखो ये सब जो है ना प्रोसेस है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम एंटिसिपेशन यानी कि प्रॉब्लम को पहचानना, केयरफुल प्लानिंग यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छे से प्लान करना कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर प्रॉपर थॉट प्रोसेस, अपने हमने जो भी सॉल्यूशन निकाला है उसको सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज में उसको प्रोसेस करेंगे। उसके बाद लॉजिकल प्रिसीजन, हम उस पर लॉजिक लगाएंगे क्या हमने जो निकाला है प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, सॉल्विंग के लिए हमने जो प्रोसेस निकाला है, हमने जो सॉल्यूशन निकाला है, क्या वो सही है या नहीं, या फिर हम कितना एफिशिएंट बना सकते हैं और एफिशिएंट सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम एनालिसिस है। जब हम प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे, प्रॉब्लम को और अच्छी तरीके से डिटेल वे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा परसिस्टेंस एंड अटेंशन है, यानी कि एक अटेंशन के साथ हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी ये नहीं कि हमारा मतलब हम जैसे प्रॉब्लम्स, देखो किसी भी रियल लाइफ में देखो, अगर आपको कोई काम मिलता है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो, अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप सोचते कुछ और काम अच्छे से हो भी नहीं पाता, और काम कर रहे होते हो तो काम भी सही से नहीं हो पाता और आपका टाइम भी बेकार चला जाता। तो वैसे ही है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अटेंशन के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, केयरफुल हो। आगे बढ़ते टॉपिक में। आगे लिखा हुआ कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। कंप्यूटर जो है ना वो सबसे पावरफुल टूल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि देखो हमने कंप्यूटर को ऑरिजिन ही किया था बेसिकली अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने, और हम उससे इंटरेक्ट भी करते हैं। क्योंकि देखो हम हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है, हम कंप्यूटर पे क्या सर्च करते हैं, वही जो हम चाहते हैं। हम अपने जो भी अपने मतलब हमारा वो एक्चुअली हमारा मूड हो कुछ, जैसे हमने सर्च किया, आप बोलो कि हम तो गाना सुनते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है। आपका इनपुट, आप जो इनपुट दे रहे हो उससे आपको वो आउटपुट चाहिए ना, कि आपको एक सॉन्ग चाहिए, तो वो सॉन्ग क्या हुआ, वो आपका आउटपुट हो गया, जिसके लिए आप इनपुट दे रहे हो कि आप सर्च इंजन में जाके सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया कि कंप्यूटर को मतलब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पावरफुल टूल जो होता है वो कंप्यूटर है अभी के टाइम में। क्योंकि वो कंप्यूटर में हम सेकंड्स में अपने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, टफ से टफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। It is a symbol manipulating machine that follow a set of stored instruction called a program। देखो ये एक मतलब एक मैनिपुलेटिंग मतलब होता है कि ऑपरेशन करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कि काम करता है, इनपुट पे प्रोसेस करता है, और जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको अपने में स्टोर करता है मेमोरी में। देखो हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो पढ़ा था, उसमें हमारा एक सीपीयू था, एक हमारा मेमोरी था, और एक हमारा था इनपुट आउटपुट डिवाइस। सीपीयू में आपको एएलयू था, सीयू था, और रजिस्टर था ना। तो ये जो हमारा मेन मेमोरी है वो किस काम आता है, वो इनपुट को, वो स्टोरेज पर्पज के लिए होता है। वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करना हो, या फिर जो प्रोसेस करने के बाद मतलब इंस्ट्रक्शन ही हुआ कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना सेम मेमोरी में। ठीक है, इट परफॉर्म्स दिस मैनिपुलेशन वेरी क्विकली एंड हैज अ मेमोरी फॉर स्टोरिंग इनपुट, लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड आउटपुट। देखो ये मतलब मैनिपुलेशन करता है, मतलब ऑपरेशन बहुत जल्दी क्विकली परफॉर्म कर लेता है। और हमारा अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो, यानी कि क्वेश्चन, हमारा जो भी ऑपरेशन हो, उसको क्विकली सॉल्व करके और फिर अपने मेन मेमोरी में स्टोर भी करता है। क्या क्या स्टोर करता है, तो यहाँ लिखा हुआ इनपुट भी स्टोर करता है, लिस्ट ऑफ कमांड जो हम कमांड देते हैं यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हैं वो, और आउटपुट, आउटपुट जो मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने लिखा 2+2, तो ये 2+2 हमने इनपुट दिया है, तो ये इसको भी स्टोर करेगा मेमोरी में। उसके बाद इसको परफॉर्म करके जो आंसर आएगा 4, 4 को भी स्टोर करेगा, और फिर हमें आउटपुट देगा 2+2 = 4। तो ये तीनों को स्टोर करता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ, इफ एनी ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आर मिसिंग यू विल गेट आइदर नो रिजल्ट और इनवैलिड रिजल्ट। देखो जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम छोड़ो, हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे, ओके, हम बस एक बेसिक मैथमेटिक्स लिख रहे हैं। A = 10, B = 20 और C = A+B हमने लिखा। उसके बाद हमने बोला कि आप C का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है। मैं एक्चुअली प्रोग्राम इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग सी प्रोग्रामिंग में आए हो, जब आपने स्टार्ट ही किया है अभी, तो अभी बेसिकली बहुत सारे बच्चे के पास नॉलेज नहीं होगा प्रोग्रामिंग को लेकर के, कोड को लेकर। इसलिए मैंने कोड नहीं लिखा, मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स लिखी जो हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10, क्लास 12 तक। ओके, देखो ये क्या लिखा हुआ है,
हमने लिखा ए को, हमने बोला कि ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 और सी का वैल्यू ए प्लस बी है। तो सी का वैल्यू क्या आएगा, ये सपोज हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, इसमें परफॉर्म करेगा और आउटपुट देगा। उसके बाद यहाँ क्या लिख रहा है, इफ एनी ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन आर मिसिंग, अगर इसमें से कोई एक, हमें चाहिए सी का वैल्यू, ठीक है, हमें क्या चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर इसमें से हम कोई भी एक इंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे तो क्या सी का वैल्यू कभी आएगा, नहीं आएगा। अगर हम सपोज यही, ये जो लाइन है, हम यही नहीं लिखेंगे, हम बस लिखेंगे ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 और सी का वैल्यू बताओ। तो सी को तो पहले हमने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया कि सी क्या होगा नहीं होगा। अगर हम कोई एक भी इंस्ट्रक्शन मिस कर देंगे ना, तो हमारा रिजल्ट पूरा गलत आ जाएगा या फिर नहीं भी आएगा। क्योंकि अगर हम मतलब इस ऑपरेशन में अगर हम यही कोड नहीं लिखेंगे तो हमारा तो एक्चुअली आंसर ही नहीं आएगा और इनवैलिड आएगा, एरर बताएगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है, इन आइदर केस योर प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सॉल्व। और कुछ केसेस में आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व भी नहीं होगा जो आप करना चाहते हो। ऑफ कोर्स मैं इसमें आपने सी का वैल्यू जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं अगर लिखूंगी नहीं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो मेरा रिजल्ट तो आएगा नहीं, तो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, therefore several steps need to be considered before writing a program। इसलिए बहुत सारे स्टेप को, मतलब बहुत सारे स्टेप को सीक्वेंस वाइज में लिखना होता है हमें, तब ही जाकर के एक प्रोग्राम बनता है। These steps may free you from hours of finding and removing error in your program। देखो ये अगर हम सही से लिखेंगे ना स्टेप में, अपने अपने जो भी प्रोग्राम है उसको अगर स्टेप वाइज लिखेंगे तो हमारी गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, एरर होने का संभावना बहुत कम हो जाएगा, पॉसिबिलिटी। तो क्या लिखा हो, प्रोसेस कॉल्ड डिबगिंग। डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम बहुत बड़ा बड़ा कोड लिखते हैं ना और हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो हमें जब पता नहीं होता है कि हमारा मिस्टेक एक्चुअली हुआ क्या है, तब हमारे पास कंपाइलर में जो भी हमने कोड एडिटर यूज करते हैं, उसमें हमारा एक फंक्शन होता है डिबग का, डिबग योर प्रोग्राम। तो वो डिबगिंग वही होता है कि हमारे जो भी प्रोग्राम है उसमें से एरर फाइंड करता है कि कहाँ एक्चुअली एरर हुआ है, और उसको फिर प्रिंट कर देता है कि लाइन नंबर इसमें आपका एरर है। तो यही होता है डिबगिंग, हमारे कोड को एरर से फ्री करने में हेल्प करता है ये प्रोसेस। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है आपको, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर कलेक्टिवली रेफर टू एज सॉफ्टवेयर। देखो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम को ना हम सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। देखो प्रोग्रामिंग हमारे पूरे रियल लाइफ में भी आप जहाँ देखो, मतलब अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखोगे, वहां भी आपको एक्चुअली में प्रोग्रामिंग है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है, वहां भी आपको प्रोग्रामिंग है। आप फोन चलाते हो, आप एक्चुअली लैपटॉप चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, या फिर आप एक वॉशिंग मशीन को यूज करते हो जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड, आपने देखा होगा अभी फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन आई है जो कि रिमोट से चलती है, टीवी से भी कनेक्टेड होता है और वॉशिंग मशीन भी कनेक्टेड होता है। फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन यानी कि आप टाइमर सेट कर दो और इतना देर में वो खुद बंद हो जाएगी। अगर आप एटीएम में जाओ, एटीएम मशीन में सिर्फ आप अपना प्रेसिडेंशियल डालते हो, उसके बाद आपको पैसा निकल के बाहर आ जाता है। तो क्या एटीएम मशीन में कोई बैठा हुआ है जो आपको पैसा देता है, नहीं। क्या अगर आप गूगल पे सर्च करो कि हमें जाना है पटना, पटना सोर्स में डालो और डेस्टिनेशन डालो दिल्ली, तो वो आपको रूट फाइंड करके देते। तो क्या फोन में ऐप पे, गूगल मैप पे कोई बैठा है जो आपको रूट ड्रॉ करके दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब हमारे पूरे रियल लाइफ में ना, आसपास इन्वायरमेंट में सिर्फ जितने भी रन कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिकली, वो सारे के सारे प्रोग्राम ही होते हैं। ओके, क्या लिखा, ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर कलेक्टिवली नो रेफर टू एज अ सॉफ्टवेयर। जितने भी प्रोग्राम होते हैं सबको हम एक सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सॉफ्टवेयर ही कहलाता है, वो भी सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। फिजिकल कंप्यूटर इक्विपमेंट सच एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज मीडिया कम्स अंडर हार्डवेयर। फिजिकल मशीन जो होता है, जैसे कि हमारा डिवाइस हो गया, हमारा सीपीयू का जो सीपीयू हो गया, सीपीयू में हमारा क्या फ्रंट का, मतलब आगे का जो डब्बा हो गया। फोन में हमारा क्या फोन, लेकिन अगर फोन में आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं रहेगा, बस आपको एक डमी फोन दिया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हार्डवेयर कहेंगे, क्योंकि उसमें अंदर कुछ है ही नहीं। तो वो बस एक डिवाइस है, एक मशीन है एक्चुअली, जिसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली एक डब्बा है। लेकिन उसके अंदर अगर अगर आपको जो फोन यूज होते हैं, मतलब एक्चुअली में जो फोन काम कर रहे होते हैं, वो फोन में क्या, वो आपको बहुत सारे एप्स रहते हैं और वो काम भी करते हैं, टच स्क्रीन भी काम करते हैं, सब कुछ उसके अंदर जो वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर जो फंक्शन हो रहा है ना, उसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे, और इस फोन को हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। ओके,
आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, एक्चुअली हार्डवेयर को मैनेज करने का काम सॉफ्टवेयर ही करता है। हार्डवेयर कैसे चलेगा, हार्डवेयर पे क्या चलेगा, कब चलेगा और कैसे चलेगा, उसको काम कौन करता है, उसको सॉफ्टवेयर ही मेंटेन करता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर को ही पता होता है ना कि हाँ, हम कमांड देते हैं, हम इनपुट देते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर को ही देते हैं, प्रोग्राम को ही देते हैं, सीपीयू को देते हैं, उसकी इंटरनल फंक्शन को देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा माइंड है ना, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू जो है वो सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर ही मतलब सीपीयू सॉफ्टवेयर है, सीपीयू तो एक डिवाइस है, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन रन कर रहे होते हैं ना, वो हमारा सॉफ्टवेयर है, और उस वही पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ओके। ऑपरेशन परफॉर्म बाय सॉफ्टवेयर में बी बिल्ट इनटू द हार्डवेयर। जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ना सॉफ्टवेयर में, वो सब हार्डवेयर में ही होते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर जितना भी फंक्शन करता है वो एक हार्डवेयर के अंदर ही करता है। While instruction executed by hardware may be generated in the software, और जो इंस्ट्रक्शन यूज होते इंस्ट्रक्ट करते हैं हम जो भी इनपुट देते हैं वो तो हम हार्डवेयर को ही देते हैं ना। हमने कीबोर्ड पे बटन प्रेस किया तो वो एक हार्डबोर्ड मतलब हार्डवेयर पे हमने एक बटन प्रेस किया, लेकिन वो उसके बाद सॉफ्टवेयर में जाता है, सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, और उसके बाद वो काम होता है। आगे बात। Normal consideration for this are cost, speed, memory required, adaptability and reliability of the system. देखो सबसे मतलब एक सीपीयू, एक कंप्यूटर कितना ज्यादा फास्ट है या कितना ज्यादा हाई कैपेसिटी स्टोरेज है, वो कौन डिसाइड करता है? उसका कॉस्ट, स्पीड, मेमोरी रिक्वायर्ड, एडेप्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। एक कंप्यूटर कितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो उसका कॉस्ट डिपेंड करता है, उसका स्पीड कितना हाई स्पीड से चलेगा या कितना स्लो चलेगा, मेमोरी रिक्वायर्ड वो कितना डेटा को अपने आप में स्टोर कर सकता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, एडेप्टेबिलिटी यानी कि वो कितना ज्यादा अडेप्ट कर सकता है, यानी कि बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है और उस प्रॉब्लम में भी क्रैश होने से बच सके। ठीक है, एरर होने से एरर कम आए और बड़े बड़े टफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे इजीली। और रिलायबिलिटी यानी कि वो अच्छे से चले डिजायरेबल तरीके से। Set of instruction of the high level language used to code a problem to find its solution is referred to as a source program। देखो हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, हम जो भी कोड करते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, वो मिलके एक क्या बनाता है, प्रोग्राम बनाता है। और वो प्रोग्राम क्या होता है ना, हम जो भी इनपुट दे रहे होते हैं, जितने भी इनपुट है वो हमारा सोर्स प्रोग्राम हो गया, और जो भी उस इनपुट प्रोसेस होकर के आउटपुट निकलेगा वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड। यही आगे लिखा हुआ है कि हम जो यूजर जो इनपुट देता है उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम कर दो, सोर्स कोड कह दो, लेकिन और जो आउटपुट निकल के आता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। देखो लिखा हुआ भी यहाँ पे, अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम कॉल्ड अ कंपाइलर। हम जब इनपुट दे देते हैं सोर्स प्रोग्राम, उसके बाद अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम कॉल्ड अ कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, देखो मैं अच्छी तरीके से आपको समझाती हूँ। सपोज देखो हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और एक चाइना के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, चाइना, वो एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना में जाते हैं, और एक मीटिंग कंडक्ट होती है जिनमें उन दोनों को बात करना होता है आपस में। लेकिन हमारे सपोज कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ हिंदी आती है, और हिंदी या इंग्लिश आती है, और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ चाइनीज ही आती है, और उसके अलावा वो कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते हैं। तो देखो इनको हिंदी आती है और इनको चाइनीज आती है, तो क्या वो एक दूसरे से बात कर पाएंगे? क्या कभी नहीं कर पाएंगे। उनके उन दोनों के बीच में एक ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों के बातों को समझ के उन दोनों को बता सके। तो उनके बीच में एक काम आता है, एक न्यू टूल्स आता है, एक नया पर्सन आता है जिसको कहते हैं हम ट्रांसलेटर, है ना, जिनको ट्रांसलेटर कहते हैं। ये ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि ये चाइनीज लैंग्वेज को अपने आप में कन्वर्ट करके, हिंदी में कन्वर्ट करके इंडियन को बताएगा, प्राइम मिनिस्टर को, और इनकी हिंदी को चाइनीज में कन्वर्ट करके चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को बताएगा। तो ये हमारा ट्रांसलेटर होता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर मशीन में भी होता है, कंप्यूटर मशीन में भी होता है कि एक कंप्यूटर में जो ट्रांसलेटर होता है ना, जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज जो हम, क्योंकि देखो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दो ही लैंग्वेज होते हैं, मतलब असेंबली लैंग्वेज भी आप कह लो, लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज में आता है।
हाई लेवल लैंग्वेज होता है जो कि यूजर से बहुत कनेक्टेड होता है, जो हम लोग जानते हैं। अल्फाबेट हो गया, A B C हो गया, 1 2 3 हो गया। फिर या फिर हम कोई कैरेक्टर देते हैं, जैसे हमने कॉमा प्रेस कर दिया, हमने स्लैश प्रेस कर दिया, हमने हैशटैग प्रेस कर दिया। तो ये सब जितने भी कैरेक्टर होते हैं, ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर, न्यूमेरिकल कैरेक्टर, या फिर ये हो गया, जितने भी टाइप के सिंबल्स हो गए और कैरेक्टर हो गए ना, उनको हम हाई लेवल लैंग्वेज में गिनते हैं। वो हमारा लैंग्वेज है। और कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जो कि ये बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें आपको उसमें दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। ये 0 और 1 को हम बीट्स कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज तो ये 0 1 है, और हमारी लैंग्वेज हो गई ABCD। तो कंप्यूटर क्या कभी ABCD को समझ पाएगी? नहीं। और हम कभी 0 1 को समझ पाएंगे? हमारे लिए पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल एक्चुअली नहीं है, क्योंकि 0 1 हम ह्यूमंस आर नॉट गुड विथ नंबर्स। ओके, ह्यूमंस नंबर्स के साथ अच्छे नहीं है होते। वो अल्फाबेट को इजिली वे में याद कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स को याद करना उनके लिए बहुत टफ है, और सिर्फ 0 1 हो तो। ठीक है, तो और कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को ही समझता है। तो हमारे मतलब यूजर और मशीन, मशीन के बीच, यूजर और मशीन के बीच में आता है एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको कहते हैं हम ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर भी होते हैं, इंटरप्रेटर भी होते हैं, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन कंपाइलर इंटरप्रेटर आप समझ लो कि वो ट्रांसलेट करने का काम करते हैं हमारी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेज, ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड करके उस पर प्रोसेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, परफॉर्म कर सके। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ, आगे हमें क्या टॉपिक पढ़ना है। आगे एक्चुअली हमें पढ़ना है ये डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो हमारा सोर्स प्रोग्राम, ये सोर्स प्रोग्राम क्या है? जो यूजर देता है, यूजर जो प्रोग्राम लिखता है उसको सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जाता है, कंप्यूटर में ही हम डालेंगे ना, कहीं भी हम टाइप करेंगे तो कंप्यूटर में ही टाइप करेंगे। ये कंप्यूटर सिस्टम में जा रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद मतलब इस कंप्यूटर सिस्टम में आपको बहुत सारे फंक्शन हो रहा है, डिबगिंग हो रहा है, कंपाइलिंग हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, आपका कोड ट्रांसलेट होगा तभी तो मशीन लैंग्वेज में जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया, ये जाके प्रोसेस हो गया, और ये हमें आउटपुट दे दिया। आउटपुट यानी कि रिजल्ट, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हो गया, जो मशीन आउटपुट निकाल लेती है। मतलब हमारे सोर्स प्रोग्राम को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आता है उससे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, और वो फिर हमें रिजल्ट दे देती है। और अगर उन्हें कोई कंप्यूटर से डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो डेटा लेती है, उसके बाद फिर से हमें आउटपुट जनरेट करके रिजल्ट दे देती है फाइनल। ओके, तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारा एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है। तो वो हमारा इंट्रोडक्शन था इस पूरे यूनिट का। ठीक है, अब एक्चुअल में हमारा स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो तब तक के लिए अभी अब बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जितने भी डाउट्स है आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर इंक्लूड करें, ताकि हम आपके डाउट्स को सॉल्व करके बहुत अच्छे से वीडियो बना सके, ताकि आप एग्जाम में फेस ना कर सको आप डाउट। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।